गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल के वीडियो में आप सभी ने बहुत सारे प्रश्नों को हमारे पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। एक दो कमेंट्स है जिसको मैं अभी पढ़ाते हुए बीच में लूँगा उसको, जो कल के वीडियो में किया गया है आपके द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा कि अगर चैनल पर पहली भी मर्तबा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली ये क्लास रात 8 बजे आपके अपने चैनल पे चलती है। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं बातों के साथ पहले प्रश्न का, जो आपके स्क्रीन पे है। और हमारा प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का संपादन वर्ष में कितनी बार होता है? समकालीन कला पत्रिका का संपादन एक साल में कितनी बार किया जाता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा? पहला प्रश्न, शानदार प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत पहले प्रश्न से। क्या 3 बार किया जाता है, 2 बार, 5 बार या 4 बार? तो शुरू कर दीजिए, ड्रॉप करना आंसर। कल का जो प्रश्न पूछा था मैंने वो भी मेंशन है इसमें, और आज एक प्रश्न और भी डाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और उम्मीद करूँगा कि उसका रिस्पांस उत्तर भी बेहतरीन होगा। तो पहले प्रश्न की शुरुआत का जो उत्तर है वो है आपका ए, 3 बार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम जिक्र करेंगे अगले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2, देखिएगा दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, टेराकोटा आर्मी संग्रहालय कहाँ स्थित है? टेराकोटा आर्मी संग्रहालय इस समय है कहाँ? चीन में, जापान में, भारत में या लंदन में? अगर थोड़ा सा आपने अपने दिमाग पे जोर डाला होगा तो जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कभी हॉलीवुड की पिक्चर ना देखे हों और उस हॉलीवुड में चाइना की पिक्चर ना देखे हों। कभी ज़रूर देखा होगा आपने। तो आपने उसमें देखा होगा कई जगह सीन में, खासकर एक जैकी चैन की पिक्चर है उसमें जो है उस संग्रहालय को दिखाया गया है। इसलिए हमारी बातों से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम कहाँ के देश की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, ए राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे जो है पूरी की पूरी सेना ही जो है, टेराकोटा आर्मी सेना ऐसे खड़ी है उस संग्रहालय में, और देख के ऐसा लगता है कि अभी वो लोग जो है बोल देंगे, चल देंगे। ठीक है, तो वहाँ के मूवियों में कई बार उस संग्रहालय को दिखाया जा चुका है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे मानते हैं? अल्पना की जननी शांति निकेतन में मानते हैं, लेकिन किसे? गौरी देवी को, सुनैना देवी को, रानी चंद्रा को या सुचीता देवी को? तो शांति निकेतन जो कला की पढ़ाई कराता है आपके पश्चिम बंगाल में है, बंगाल में है, कोलकाता में है, कोलकाता में है वो। ठीक है, और वहाँ पे अल्पना की जननी किसे माना गया है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते चलना है। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, गौरी देवी को। किसे? गौरी देवी को। चलिए बढ़ते हैं आगे और चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि कल हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था आखिरी में, और आप सभी का अपना अपना मत, अपना अपना जवाब आया था। तो यही वो प्रश्न था जिसमें हमने कहा था कि वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? जो वस्त्र पर चित्रण होते हैं उनमें रंगों का इस्तेमाल जो होता है, किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? जल रंगों का, तेल रंगों का, एक्रिलिक रंगों का या टेम्परा रंगों का? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले पहला कमेंट्स में लेने वाला हूँ। एक कोई सिंह करके हैं, मेरे ख्याल से नए ही जुड़े हुए हैं
भाई हमारे वो। तो कल एक प्रश्न था जिसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वो देखा होगा आपने। प्रदोष की बजाय, स के बजाय यहाँ पे म हो गया था, यानी प्रदोम हो गया था। प्रदोष दास गुप्ता के बजाय प्रदो दास गुप्ता हो चुका था उस प्रश्न में। तो उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर क्या प्रदोष दास और प्रदोम दास अलग हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा नहीं, प्रदोष दास ही हैं, प्रदोष दास गुप्ता। जब आदमी क्वेश्चन बनाता है तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो प्रदोष की जगह प्रदोम हो जाता है, और इस तरह से कई बार हो चुका है, कोई नई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो अब जो है, अगर आपको उसको गलती नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो बाकी सभी लोगों ने पढ़ा, तो आपको भी प्रदोष दास गुप्ता ही उसको पढ़ना है। एक और मेल कमेंट्स उनका था, उनका भी यही कमेंट्स था, तो वो प्रदोष दास गुप्ता ही था, ना कि प्रदोम। म मिस्टेक टाइपिंग है वो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो डाउट क्लियर हो गया होगा जो आप पूछना चाहते थे हमसे। तो अब हम बढ़ेंगे इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल रंगों से, ऑयल पेंट से जो है वस्त्र चित्रण किया जाता है। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल नया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपको इस प्रश्न के बारे में फिर आगे मैं जो है कुछ क्वेश्चनों को जरूर लूँगा, बताऊँगा। पहले तो इसका जिक्र करते हैं। कह रहा है वह गौण कलाकार, गौण कलाकार हैं, गौण कलाकार, ठीक है, गौण जो विराट, गौण कलाकार, वह गौण कलाकार जिसने एमपी के विधान भवन और भारत भवन के गुंबद पर चित्रकारी की थी। यानी कि मध्य प्रदेश के विधान भवन और भारत भवन के गुंबद पे चित्रकारी की वह गौण कलाकार कौन है, ये पूछ रहा है। जनगण सिंह श्याम, भज्जू श्याम, वेंकट सिंह श्याम, या इन सभी ने मिलकर एमपी के विधानसभा और भारत भवन के गुंबद पर चित्रकारी का कार्य किया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र करूँगा कि जो भी ये शख्स हैं, इनकी कला को, यानी कि गौड़ समाज में के घरों में इनके कला को, इन्होंने ऐसा कला उसमें बनाया था उस घर के दीवारों पे कि जे स्वामीनाथन ने जब इनको देखा था तो इनके इस कला से इतने प्रभावित हुए थे कि ये उनको साथ लेके गए थे अपने साथ उस कला के क्षेत्र में, जिसके वजह से इनको एक नई पहचान मिली। जहाँ पे जाके उन्होंने ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, कैनवास पे बनाना, ये सब चीज़ों के बारे में वो जाना उन्होंने। लेकिन इनकी जो खासियत थी, मतलब शुरू में ये क्या करते थे, जो क्या बोलते हैं आपके, जो भैंस होते हैं, भैंस, गाँव में जो भैंस होते हैं, भैंस के पीठ पे जो है चाक से जो है चित्रकारी किया करते थे। ये जिनका मैं इसमें जिक्र कर रहा हूँ, जिस कलाकार का, भैंस के पीठ पे शुरू शुरू में चित्रकारी किया करते थे चाक के द्वारा। ठीक है, लेकिन जे स्वामीनाथन के बाद इनका जो है एक हेल्प मिला, और तब जाके इन्होंने अपने जीवन के आगे जो है एक पड़ाव को बढ़ाया। और मित्रों, उस कलाकार का नाम है जनगण सिंह श्याम। क्या नाम है? जनगण सिंह श्याम नाम है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताया, और बहुत सारी बातें हैं जो आगे क्वेश्चनों में मैं पुटअप करूंगा। तो अब बढ़ेंगे हम 6 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न का कहना है कि शुंगकालीन सांची के तोरण द्वार पर अंकित जातक कथाओं से किस कला परंपरा का बोध होता है। यानी शुंग काल में जो सांची के तोरण द्वार पर अंकित जातक कथाएं हैं, उससे जिस कला के परंपरा का बोध होता है, वो क्या लोक कला है, या शुंग कला ही है, या मौर्य कला उसे कहा गया, या उसे मथुरा कला कहा गया। यानी शुंग राजाओं का समय था, शुंग के शासनकाल में जो सांची के तोरण द्वार थे, उस पर जो जातक कथाएं अंकित थी, कौन सी कला की परंपरा का बोध कराता है इस समय, वो ये पूछ रहा है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए मित्रों,
अपने प्रश्नों को। और आज की टेस्ट सीरीज भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बस आपको केयरफुली अपने प्रश्नों का उत्तर देना है और अपने आप को आज ही टेस्ट कर लेना है कि कितना आपका सही जाता है प्रश्नों का उत्तर। तो बढ़ेंगे इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कला, ए राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 7वां प्रश्न। तो हमारे 7वें प्रश्न का कहना है, मिस्र के लोगों ने बिक्री संदेश और दीवार पोस्टर बनाने के लिए किसका उपयोग किया? बिक्री संदेश और दीवार पोस्टर बनाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया मिस्रवासियों ने, क्या वो भोजपत्र था, कागज था, सूती वस्त्र था, या लकड़ी के जो फलक होते हैं, छोटे छोटे फलक जो बनाए जाते हैं लकड़ी के, उनका इस्तेमाल किया? इन चारों ऑप्शनों में से मिस्रवासियों ने बिक्री संदेश और दीवार पोस्टर बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? ये आपका प्रश्न संख्या 7 है। बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है आपकी, और पूरी उम्मीद है कि आप आज के इस प्रश्नों को एंजॉय करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर, आपका शेयर ही इस टीम को और जोड़ेगा और आपका लाइक ही ये बताएगा कि हाँ वीडियो अच्छे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी, बस आपको निभाना है, बाकी मैं निभाऊंगा। तो 7वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, भोजपत्र। क्या होगा? भोजपत्र पर। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है मित्रों, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? जो टेम्परा चित्रण होता है वो कौन से धरातल पे किया जाता है? कैसिन ग्राउंड पे, इनामेल लगी धातु प्लेट पे, जिप्सन ग्राउंड पे, या सभी पे? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मैं एक कमेंट्स तब तक लेके उसका जिक्र कर लेता हूँ। कमेंट्स एक फीमेल का था और मेरे ख्याल से जो स्पूत है, जिसको मैं स्पूत पढ़ता हूँ, तो उनका कहना था कि सर आप स्पूत को, पता नहीं स्पूत क्या पढ़ते हैं, वे जो कुछ भी मुझे नहीं मतलब क्लियर हो पाया कि मतलब कहना क्या चाहती थी वो। लेकिन स्पूत को अगर मैं स्पूत ही कहता हूँ तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इंसान सामने वाला उस भाव को समझ जाए, तो जब भाव समझ गया तो समझ लीजिए कि आपने आंसर को समझ लिया। अब लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या निकला मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो कहना क्या चाहता है प्रश्न। अगर आपके सामने वाले ने उस प्रश्न को समझ लिया तो भाव से ज़्यादा उस प्रश्न को समझना मायने रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि स्पूत जो मैं कहता हूँ उसमें कोई ऐसा कोई फाल्ट चीज़ें होती हैं, फिर भी आपका कमेंट्स था तो एक बार और ज़रा हमको क्लियर करिएगा कि मैं इसमें क्या कहूँ किस तरह से, तो आपके लिए जो है लगे कि हाँ सही है, तो मैं ज़रूर सुधारूंगा उसको। जो भी है फीमेल थी वो। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी तेल रंग को, आयल रंग को मोम के साथ अगर मिश्रित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसके बाद जो हम प्रोसेस लगाते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑयल प्लस मोम का मिश्रण करने के बाद जो क्रिया, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लगाने के बाद। लगाने का मतलब कि जब ये दोनों चीज़ें मिला लेते हैं उसके बाद जब हम किसी काम कला में इस्तेमाल करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? उस क्रिया को इम्पेस्टो, प्लास्टिक, वाटिक, या इनकास्टिंग। ठीक है, तो ये है हमारा 9 नंबर प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है आपकी और वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगी। बस आपको अपने टेस्ट सीरीज को टेस्ट करना है
और अपने आप को एकदम मजा हुआ बना के रखना है, ताकि आपको जो है आने वाले कंपटीशन में मिसिंग ना होना पाए मित्रों। क्योंकि ये एक बार और चांस है आपके पास। इसके बाद से लेवल 3 का स्टेट लागू हो जाएगा। जिस तरह से बिहार में होता है सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह से यूपी भी लागू कर देगा और उसमें बहुत सारे प्रोसेस हो जाएंगे, तो आपको परेशानियां हो जाएंगी। तो यही आपके पास आखिरी मौका है जो विदाउट टेट वोट के होगा। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, एनकॉस्टिंग। क्या कहते हैं उस क्रिया को? एनकॉस्टिंग कहते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न क्या कहना है मित्रों? हार्ड ब्रश स्प्रे करना कहलाता है। जो हार्ड ब्रश स्प्रे है वो कहलाता है करना। स्प्रे को आपको पता ही है स्प्रे, लेकिन हार्ड ब्रश से जो स्प्रे करना है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेपरिंग कहते हैं, स्टिपलिंग कहते हैं, ड्राई ब्रश या टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न यही है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको ड्रॉप करना है अपने कमेंट्स बॉक्स में। और कला से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी हो, आप बेहिचक पूछिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं आपको तभी भी आंसर दूंगा, या फिर कमेंट्स बॉक्स में और भी हमारे मेंबर हैं जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, मैं देखता हूं कि उनको उनका जवाब देते हैं। तो ये एक अच्छा काम आप लोग करते हैं कि अगर कोई पूछता है तो अगर मैं नहीं देखता हूं तो आप लोग जवाब दे देते हैं। ये बहुत अच्छी जो है आपका वर्क है और यही होना भी चाहिए। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मित्रों स्टेपरिंग। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न का कहना है सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? ये देखिएगा कृत्रिम है। ठीक है, क्या है? कृत्रिम। सबसे पहले कौन से कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? काला, नीला, बैगनी या हरा? सबसे पहले, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। सबसे पहले कृत्रिम रंग का आविष्कार जो हुआ वो रंग कौन सा है इस ऑप्शन में से? ये हमारा प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रश्न अच्छे हैं और प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं आखिरी में। टेलीग्राम पे जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे कई लोग का जो है, कई लोग का सवाल है कि सर अभी तक मैं टेलीग्राम पे जुड़ नहीं पाया हूँ। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो जिस तरह से आप लोग गूगल सर्च करते हैं उसी तरह से ऊपर सर्च बटन उसमें आएगा। उस सर्च में आप लोग AMU क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा। सर्च मार के तो आपको ये लोगो दिखाई देगा कॉर्नर वाला। उसके बाद नीचे ज्वाइन बटन आएगा, जब ये आ जाएगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो बस वहीं ज्वाइन कर लेना है आपको और आप उसमें जुड़ जाएंगे जाके। उसके बाद जो कुछ भी आज तक के वीडियो, अभी तक जितने चीज़ें डाली गई हैं सब कुछ आपको उस टेलीग्राम पे आपको मिलेगा और आप उसमें अपनी बातें भी कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं। उसमें कमेंट्स बॉक्स डाले हुए हैं, खोले हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं और 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों सी, बैगनी। सबसे कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ था तो वो रंग था सबसे पहले बैगनी। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। अच्छा प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12वें प्रश्न का कहना है कावड़ कला के लिए जाना जाता है। कावड़ कला के लिए जाना जाता है कौन सा जगह पूछ रहा है? वर्ली का मुंबई का वर्ली, तमिलनाडु का तंजौर, मधुबनी का जीवतापुर या चित्तौड़गढ़ का बस्सी। ठीक है, यानी ये सभी जो राज्य हैं उस राज्य की एक जगह है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कावड़ कला इनमें से कहाँ के लिए कावड़ कला जाना जाता है। ठीक है,
12 नंबर प्रश्न यही है। और इस 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा मित्रों डी, वशी चित्तौड़गढ़। यही जो है कावड़ कड़ा के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा दिमाग में इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या पूछ रहा है और ध्यान से देख के इसको उत्तर दीजिएगा, घबराहट में मत दीजिएगा। कह रहा है हाथियों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के शिल्प के लिए प्रसिद्धि क्या एलिफेंटा की है, एलोरा गुफा की है, अजंता गुफा की है या मामल्लम पुल? किसकी है इन चारों में से? मामल पुल, ठीक है। तो पूछ रहा है हाथियों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है इनमें से कौन? ठीक है, तो कमेंट्स करते जाइए फटाफट अपने प्रश्नों का जो आपसे पूछा जा रहा है और अपने टेस्ट को आगे बढ़ाते जाइए, अपने आप को चेक करते जाइए। किसी भी राज्य से हों और अगर आप कला की तैयारी में हैं तो यकीनन आप कामयाब होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलर वीडियो पे बना रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, बेल आइकन दबा कर रखना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले, ठीक है। और अपना सेल्फ स्टडी भी आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो पे डिपेंड हो जाए, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, तो जब दोनों तरफ से रहेंगे तभी आपकी मजबूती बनी रहेगी, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मित्रों डी, मामल पुल। ये होगा आपका हाथियों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं 14 नंबर प्रश्न का। तो प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न का कहना है कि कन्हेरी गुफाओं की संख्या है कितनी? कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? 100, 90, 108 या 109? ठीक है, जो कन्हेरी गुफाएं हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है? टोटल संख्या को पूछ रहा है आपका एक 14 नंबर प्रश्न, और टोटल संख्या इसका जो है मित्रों वो है 109। कितना है? 109। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 जो है वो आपसे कहना चाहता है, जो वो देखिए, 15 नंबर प्रश्न है देखिएगा 15। कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? इसमें से कल्याण मंडप, इसके संयोजन में योगदान था, लेकिन किसका था ये पूछ रहा है आपका प्रश्न नंबर 15। क्या विजयनगर का योगदान था, चोल शासकों का योगदान था, पल्लव का या होयसल का? इनमें से किस के दौर के शासक का योगदान रहा संयोजन में कल्याण मंडप का? ये 15 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है और इस 15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका हो जाएगा मित्रों ए, विजयनगर। किसका योगदान रहा? विजयनगर का, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि संख्या नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा भाग बौद्ध स्थापत्य का नहीं है? बौद्ध स्थापत्य का नहीं है हिस्सा कौन सा? अंड, छत्र, अंतराल या मेधी? ठीक है, मतलब बौद्ध स्थापत्य में आपको पता ही है स्तूप ज़्यादा बने, और जब वो बने तो उसमें अलग अलग हिस्सों का नाम अलग अलग था। यहाँ जो प्रश्न है वो यही है कि बौद्ध स्थापत्य में जो चीज़ें बनी हुई हैं तो उनके जो अलग अलग नाम थे, तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो उनके नाम के हिस्से से मैच नहीं करता, मतलब वो है ही नहीं उसका हिस्सा? ये पूछ रहा है हमारा 16 नंबर प्रश्न। आसान भाषा में यही कहना चाहता है, ठीक है।
तो आसान भाषा में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसान भाषा में उसका उत्तर भी आपको समझ में आ जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतराल। क्योंकि अंतराल इसमें से कोई हिस्सा नहीं है बौद्ध स्थापत्य का। कला, रस और ये सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ आपका अंतराल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आते हैं। अब 17 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 17 कहना है स्पूत निम्न में से किसका प्रतीक है। अब देखिएगा, जिन्होंने कमेंट्स किया था वो ज़रा ध्यान देंगे भाई कि हम अब सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, एक बार हमको ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने प्रश्न एक और लिया है जिसमें स्पूत जो है वो शब्द लिखा हुआ है और पूछ रहा है किसका प्रतीक होता है ये। ठीक है, जो स्पूत होता है वो किसका प्रतीक होता है। महापरिनिर्वाण का, चैत्य का, बिहार का, या समाधि का। ठीक है, किस चीज का प्रतीक होता है ये हमारा 17 नंबर प्रश्न है। और इसी प्रश्न को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है आपको अपने उत्तर के रूप में, और टेस्ट करना है अपने काबिलियत को कि कितने आप डेवलप कर चुके हैं अपने परसेंटेज को आर्ट के फील्ड में अगली भर्ती के लिए। तो उत्तर 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प इनमें से कौन सी है। इंसानों के द्वारा बनाई गई सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प द रेनडियर है, द वीनस ऑफ विले नडार्फ है, या द हेड ऑफ वार्क है, या द डांसिंग गर्ल। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक प्राचीन यानी सबसे पुरानी प्राचीन मूर्ति मनुष्य द्वारा जो निर्मित की गई, इसमें से कौन सी है, ये पूछ रहा है 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा सही वो हो जाएगा बी, द वीनस ऑफ विले नडार्फ। द वीनस ऑफ विले नडार्फ। ठीक है, तो बी राइट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने, और देखिए प्रश्न एक लाइन में है लेकिन बहुत कुछ कह रहा है, वो ध्यान से देखना है आपको। कह रहा है कि वाकाटक राजा कौन थे। जो वाकाटक राजा थे कौन थे। बौद्ध थे, जैन थे, ब्राह्मण थे, या हिंसक जनजाति थे। मतलब कोई ऐसी जनजाति जो एक हिंसक कैटेगरी की थी, दया वया उनके अंदर नहीं थी, हिंसक से आशय ये हुआ एकदम हिंसालू टाइप के जनजाति जो होते हैं, जैसे जो जंगल में होते हैं आज के समय में भी जो जंगल में जनजातियाँ होती हैं वो तो हिंसक टाइप की जनजातियाँ होती हैं। अगर हम लोग टाइप के इंसान वहाँ चले जाएं, उनके बीच में दखल दें तो उनको अच्छा नहीं लगता, और उनको लगता है कि कुछ अजीब लोग हैं तो हिंसक हो जाते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि क्या उस टाइप के वो थे वाकाटक राजा, या बौद्ध थे, जैन थे, या ब्राह्मण थे वो। तो मित्रों वाकाटक जो राजा थे वो ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आपका प्रश्न आएगा जो आपसे पूछा जाता है, लेकिन पहले इस प्रश्न का जिक्र करेंगे। पूछ रहा है वृषभ स्तंभ कहाँ स्थित है। जो वृषभ स्तंभ है वो स्थित है लेकिन कहाँ। वाराणसी में, प्रयाग में, रामनगर में, या रामपुरवा में। वृषभ स्तंभ। ठीक है, ये जो स्तंभ है ये कहाँ स्थित है इस समय। ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। इसके बाद आपका सवाल होगा
जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कमेंट्स के माध्यम से उत्तर पे देना है कल की तरह। और उस वीडियो को फिर अगले वीडियो में आपको डाला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पहले इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामपुरवा में। वृषभ स्तंभ जहाँ है उस जगह का नाम है रामपुरवा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने प्रश्न जो हमने आपको बताए कमेंट्स के माध्यम से आपने अपने टेस्ट सीरीज में बेहतर किया होगा, पूरी उम्मीद है। और अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि हमेशा हम लोग पूछते हैं और आप लोग उसका जवाब देते हैं, तो आपका सवाल थोड़ा बड़ा हट के है, आज लिया गया है बुक से। और उम्मीद करूंगा कि आपको बिना सर्च किए इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देना चाहिए और देंगे। सवाल जो आपका है ध्यान से देखिएगा, वो क्या कह रहा है। कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र प्रधान लिपि थी। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्र प्रधान लिपि थी। और इस लिपि में कितने वर्ण हैं, ये हमारा सवाल है। यानी सिंधु सभ्यता लिपि चित्र प्रधान लिपि थी, क्योंकि उसमें जो है चित्रों की तरह बने हुए लिपि थे, इसलिए उसको चित्र प्रधान लिपि कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि उस लिपि में कितने वर्ण हैं, 200 वर्ण, 300 वर्ण, 350 वर्ण या 400 वर्ण। एकदम न्यू और वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में। और ईमानदारी पूर्वक बिना किसी सर्च वर्च के, बिना किसी किताब खोले, ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालिएगा। और इस सवाल के हिस्से का जो है रिस्पांस दीजिएगा और शेयर करिएगा। लोगों को जो नए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस तरह के जो है वीडियो दिए जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं यहाँ और टेलीग्राम पे भी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और अच्छा आएगा और ईमानदारी पूर्वक आएगा। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी टाइम, कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ और एक बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।